नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। ये CIET NCERT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरैक्टिव सत्र है। मैं सृजन राजपूत अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं। कक्षा 9 के बच्चों के लिए हम हिंदी विषय को लेकर आए हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत एक बेहद इंटरेस्टिंग शीर्षक को आज हम जानने जा रहे हैं। जी हाँ, शीर्षक वाकई ही रोचक है। शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चे अपने माता पिता को देखकर, ऑफिस जाता देखकर कभी कभी उनकी नकल उतारते हुए एक्टिंग करते हैं कि वो भी काम पर जा रही हैं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है, होता है कई बार बच्चों को काम पर जाना होता है, पर क्या ये सही है? बच्चों की सही जगह मुझे लगता है कि जब तक वो अपनी प्राथमिक शिक्षा और अपनी आगे की शिक्षा नहीं यूज़ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब तक उनको स्कूल जाना भी ज़रूरी है। तो क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत हमारे लिए एक कहानी, एक कविता कुछ छुपा है जो कि हमें जानना है। इस शीर्षक के ज़रिए हम देखते हैं क्या जानते हैं। यदि आप भी हमारे सत्र से जुड़ना चाहते हैं, हमसे प्रश्न जानना चाहते हैं, तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा संपर्क नंबर है 8800440559। साथ ही आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। मेल के लिए लिखें dts.class9@ciet.nic.in। कक्षा 9 के बच्चों के लिए इस विषय को जानेंगे, इस विषय के लेखक जो हैं उनको भी जानेंगे और कौन सी विधा में हमें ये बताया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए आइए जुड़ते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं मैम डॉक्टर वंदना शर्मा। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बताना चाहूँगी, मैम भाषा शिक्षा विभाग से हैं, सहायक आचार्य हैं NCERT विभाग से। तो आइए इस विषय पर जानते हैं अपनी एक्सपर्ट से कि क्या कहना चाहता है ये शीर्षक, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर बच्चे काम पर जा रहे हैं। मैम आपसे जानते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम कविता की शुरुआत करने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के लेखक हैं राजेश जोशी और हिंदी समकालीन कविता के ये वरिष्ठ लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और स्वतंत्रता के बाद जो भी कविता लिखी गई उसको हम समकालीन कविता की श्रेणी में रखते हैं और अनेक प्रकार की कविताएं इस दौर में लिखी गई। तो राजेश जोशी द्वारा जो कविताएं लिखी गई वह जो समाज के जो छोटे छोटे पहलू है लेकिन बड़ी गंभीर है, उन पर उन्होंने दृष्टिपात करने का प्रयास किया है। इनका परिचय हम जानते हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ और ये समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। और इनके काव्य संग्रह हैं बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच और जिद। और उनकी कहानी संग्रह है सोमवार और अन्य कहानियाँ और कपिल का पेड़, जादू जंगल, अच्छे आदमी, कहन कबीर, टंकारा का गाना, तुक्की पर तुक्का इनकी नाट्य कृतियाँ हैं। और इनको 2 पंक्तियों के बीच जो कविता संग्रह है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या हमारे जो कक्षा 9 के बच्चों की जब परीक्षा होती है तो क्या लेखक या कवि का परिचय जानने के देने के भी मार्क्स होते हैं? क्या ये एक स्कोरिंग पॉइंट रहता है? स्कोरिंग पॉइंट कभी प्रश्नों में उसको हम समाहित कर सकते हैं जी। और सबसे पहले हमें कविता पढ़ने से पूर्व उसके लेखक के बारे में जानना भी आवश्यक होता है कि किसने लिखा है और उनके विचार क्या है, किस प्रकार के उनके विचार है, तभी हम उस कविता के बारे में आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल मैम, आपने ठीक कहा। जानना चाहेंगे इस कविता को क्योंकि इसका शीर्षक जो इतना रोचक है अपनी तरफ खींचता है। तो आइए बच्चों कविता की शुरुआत करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे कविता एक समाज के उस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है जिन्होंने समाज के उस पक्ष को दिखाया है जहाँ जिस आयु में बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उन्हें खेलकूद में भाग लेना चाहिए, लेकिन उन्हें काम पर जाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये लेखक का समाज से सवाल है, उस पूंजीवादी समाज से सवाल है कि जिस आयु वर्ग में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में ये कंकड़ पत्थर या फिर मिट्टी की जो तगारी है वो क्यों है? ये एक उच्च समाज से, सामाजिक परिवेश से सवाल है कि हमारे समाज में बच्चों को
जो एक वर्ग निम्न वर्ग है उसके बच्चों को पढ़ने के बजाय उसको काम पर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जी। आगे हम देखते हैं कि कविता क्या कहती है। कविता का जो मूल दृष्टिकोण है राजेश जोशी ने जो बताया है वो क्या है। इस कविता के माध्यम से जो बचपन है उसको छीन लेने की एक पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। साथ ही समाज की जो सामाजिक और आर्थिक विडंबना है उसको इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। कुछ बच्चों की जो बच्चे खेल कूद उमंग और जीवन से वंचित है उन बच्चों की ओर इशारा करने का प्रयास किया है। जहाँ जिस आयु में बच्चों को खेलने कूदने का अवसर मिलना चाहिए फिर भी वो काम करने को क्यों मजबूर है, यह कविता संकेत करती है। उनके विकास की सभी चीज़ें रहते हुए भी उनका काम पर जाना कितनी भयानक बात है, ये इस कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। प्रिय बच्चों, इस कविता को पाठ के माध्यम से हमें सीखने पढ़ने का उद्देश्य यह है कि सामाजिक विषमता में जो वर्ग विभाजन है, एक निम्न वर्ग है और एक उच्च वर्ग है, उसमें जो गहरा गैप है, उसमें जो गहराई है, उसको उस वर्ग को दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक वर्ग के पास सुविधाओं की सभी चीज़ें मौजूद है लेकिन एक वर्ग के पास सुविधाएं नहीं है। वह समाज की सभी चीज़ों से उस सुविधा से वंचित है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों को प्राप्त है। आखिर ऐसा क्यों, ये कवि का सवाल है। अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं कि ताकि बच्चों को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। जी। आगे हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। कविता को की जो सार रूप में व्याख्या है उसको हम देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। क्यों बच्चे जा रहे हैं काम पर? तो कवि की कल्पना है कि कोहरे से ढकी सड़क है, जहाँ सर्दी का मौसम है और वहाँ सब रजाई में दुबके हुए रहते हैं। तो उस कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बच्चों को काम पर जाना पड़ा? बच्चे हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। जब आज हम विकसित समाज की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये हमारे समाज की एक सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिस आयु वर्ग में उन्हें बाहर खेलने कूदने, उनके हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? यह उस व्यवस्था पर कटाक्ष है, ये उस समाज पर कटाक्ष है और ये उस एक आधार पर कटाक्ष है जिन्होंने उनसे साधन छीन लिए हैं या फिर जो उनका शोषण कर रहे हैं। ये उस वर्ग पर कटाक्ष है जो उनको मिले हुए साधनों को भी वो छीन लेते हैं। लेखक कहते हैं कि ये तो भयानक है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इससे भी भयानक है कि हम इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं। हम ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इसे विवरण के रूप में लिखना पड़ा, है ना? हम सबको पता है कि वो काम पर जा रहे हैं, लेकिन हम इसको समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय हमें इसको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये एक सवाल है, ये एक प्रश्न चिन्ह है उस समाज पे जो उनका शोषण कर रही है, उस वर्ग का शोषण कर रही है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? लेखक जो कवि है राजेश जोशी जी, वह बता रहे हैं कि किस प्रकार क्या जो उन बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो गई है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें?
उनका ये तात्पर्य कि गेंद जिससे बच्चा खेलता है, तो क्या सारी अंतरिक्ष में गायब हो गई है गेंदें कि वह उनसे खेल नहीं सकता? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को कि उनके हाथ में किताबें नहीं है, उनके हाथ में फावड़ा है, हथौड़ी है, उनके हाथ में ऐसा क्यों है कि उनके हाथ में खिलौनों की बजाय वो सब चीज़ें हैं जिनसे उन्हें काम करना पड़ रहा है? तो क्या वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई ये सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा अर्थात विद्यालय, जहाँ पढ़ने का स्थान होता है, तो क्या वह इमारत भी गिर गई है कि वह उन्हें वहाँ जाने का अवसर नहीं मिल रहा? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि का एक प्रश्न है कि जहाँ बच्चे खेलते हैं, खेलने की उनकी जगह होती है, वो समाप्त हो गई है। सारे बगीचे, सारे बागान समाप्त हो गए हैं। घरों के आंगन, क्या घरों के आंगन भी खत्म हो गए कि उन्हें वहाँ पर जाकर काम करना पड़ रहा है? जी मैम, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे। कवि ने जो है इस कविता को व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया है। ये कौन सी विधा है जिसमें कि कवि अपनी बात जो है व्यंग्य के माध्यम से समाज को कहता है? विधा तो ये कविता है जो है पद्य की विधा है, जो उसमें कविता है, लेकिन व्यंग्यात्मक कविता में व्यंग्य भी होता है। तो कविता में व्यंग्यात्मक जब आता है तो सीधे शब्दों के माध्यम से उसमें व्यंग्य किया जाता है। तो जो राजेश जोशी है, लेखक है, कवि है, उन्होंने इस कविता के माध्यम से उस पूंजीपति समाज पर, उस पूंजीपति वर्ग पर एक आक्षेप किया है, एक उन्होंने कटाक्ष किया है कि बच्चों को जहाँ पढ़ना लिखना चाहिए उन्हें काम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, उनका शोषण किया जा रहा है। क्या उनके पास अवसर नहीं है? क्या उनके पास साधन नहीं है? और साधन होते हुए भी, अगर साधन भी है तो उन्हें काम पर जाना क्यों पड़ रहा है? जी, वापस आते हैं कविता पर। जी, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। यहाँ कवि ने एक गंभीर बात कही है। हस्ब मामूल, हस्ब मामूल शब्द से तात्पर्य है यथावत, जैसा है वैसा रहना। तो जब अंतरिक्ष में गेंदें गिर गई है, किताबों को दीमक ने खा लिया है, और मदरसों की जो विद्यालय की इमारत है वो भी भूकंप में ढह गई है, तो फिर बचा ही क्या है आखिर दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन अगर ऐसा होता, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये भयानक है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है, यानी कि सारी चीज़ें यथावत है। कोई भी उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं कर रहा, कोई भी उनमें सुधार करने की चेष्टा कर रहा। यद्यपि सुधार किए भी जाते होंगे तो उन्हें बीच में रोक दिया जाता है, फिर वो चीज़ें वापस उन्हीं ढर्रों पर चलने लगती है। तो कवि का, जो राजेश जोशी है, उनका समाज पर आक्षेप है कि हम सब ये प्रश्न करते रहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इसका कोई उत्तर है? फिर भी ये चीज़ें यथावत क्यों हैं? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा एक वर्ग है, ऐसा श्रमिक शोषण किया जाता है बाल श्रम का। तो पूरी दुनिया में हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कोई 5-10 साल की उम्र में जहाँ उसका खेलने कूदना, हंसना, गुनगुनाना वो चलता रहता है, उस स्थान पे अगर उसे सुबह उठ के काम पर जाना पड़े तो कितना दुखदाई होगा। और साथ ही साथ ये उसके लिए तो दुखदाई है, हमारे समाज के लिए भी ये दुखदाई है, क्योंकि जो हमारी नव पीढ़ी का निर्माण होता है वह बालकों से ही होता है। वह आगे जाकर युवा बनते हैं और देश की स्थिति को समझने और सुधारने का प्रयास करते हैं। तो किसी एक वर्ग पर कटाक्ष न करके कवि ने संपूर्ण वर्ग पर कटाक्ष करने का प्रयास किया है, और उस पूंजीपति व्यवस्था पर कटाक्ष करने का प्रयास किया है जिन्होंने इनका शोषण किया है। चित्र में 2 चित्र दिखाए गए हैं इसके दौरान। तो एक चित्र में है कि बच्चा
कुछ खदान पे कार्य कर रहे हैं बच्चे और एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं जो स्कूल के लिए जा रहे हैं। तो इसमें से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा चित्र यहाँ पे फिट बैठ रहा है या कि सही बैठ रहा है। तो जो यहाँ मैंने क्रॉस का और सही का चिन्ह निशान लगाया है, तो ये जो चीज़ है, जो प्रथम चीज़ है वो सही नहीं है। स्कूल जाते हुए बच्चे इसमें सही है। ये एक बाल श्रमिक जो व्यवस्था है उसका ये चित्र विरोध करता है। जी। दूसरा चित्र है एक खदान में जो कंकड़ पत्थर है उसमें हाथ सने हुए हैं बच्चों के और एक किताबों से उछल कूद करते हुए बच्चों का चित्र है। तो इसके माध्यम से मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि एक जो विभाजन है हमारे वर्ग में किस प्रकार का विभाजन देखा गया है। तो उसके माध्यम से मैंने यहाँ पे बाल श्रमिक जो है उसका विरोध करने का प्रयास किया है। जो कविता बाल श्रमिकों का विरोध करती है वो मैंने इसमें इस पिक्चर के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। जी। इसके अंतर्गत जो लेखक है, कवि है हमारे राजेश जोशी जी, उन्होंने एक समाज की जो विसंगति है उस पर बड़ा करारा प्रहार किया है जो सबको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बहुत बार ये होता है कि हम काम करते हैं या फिर हम लिखते हैं, समाज का ध्यान नहीं जाता, तो उस ओर ध्यान आकर्षित करने का इन्होंने प्रयास किया है। आगे हम प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं। कुछ प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसको लिखकर व्यक्त कीजिए। जो 2 पंक्तियां हैं कविता की, उसके अंतर्गत बच्चों के प्रति जो करुणा है, जो चिंता है, वो भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में ही इन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए न चाहते हुए भी ठंड में काम करने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। जी। बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेदार समाज है। कवि द्वारा मात्र विवरण देकर उनकी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में पूछा जाना उचित होगा। जी। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों हैं? बच्चे हैं जो वो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि वो सुविधा और मनोरंजन से वंचित है? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने का प्रमुख कारण उनकी आर्थिक स्थिति है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण ही वह इन सभी प्रकार की समस्याओं से सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इसी कारण उन्हें काम पर भी जाना पड़ता है। जी। यहाँ पर हम इस विषय के अंतर्गत, इस कविता के अंतर्गत बहुत कुछ जान चुके हैं। बच्चों की शीर्षक हमारा है बच्चे काम पर जा रहे हैं और बेहद मार्मिक कविता है, यानी छूती है ये हमें और समाज पर एक कटाक्ष के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। और मुझे लगता है इस समस्या को, यानी अगर हम बाल श्रम की समस्या को देखें तो इसका निदान जो है एकमात्र वो जागरूकता है। यदि जागरूकता से देखा जाए, सभी जगह जागरूकता फैलाई जाए इस विषय पर, तो इस समस्या का निदान संभव है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे आज के सत्र के लिए डॉक्टर वंदना शर्मा का, भाषा शिक्षा विभाग सहायक आचार्य हैं आप एनसीईआरटी नई दिल्ली से। मैम, आपका आज के सत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सत्र ई विद्या चैनल नंबर 10 पर प्रसारित होगा। इसके बारे में बताने से पहले आप नोट कीजिए हमारे ई कंटेंट कंपटीशन के बारे में। प्रतियोगिता वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, छात्र हैं या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए विजिट करें CRET की वेबसाइट, ये है www.cret.ncert.gov.in, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है।
अब नोट कीजिए, हमारा अगला प्रोग्राम जो ई विद्या चैनल नंबर 10 पर प्रसारित होगा, ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का सत्र है। स्टैटिक्स पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। वहीं 2:30 पर परिचर्चा सत्र भी हमारा शुरू हो चुका है चैनल नंबर 6 और चैनल नंबर 11 पर, बिल्डिंग रेजिलियंस, हाउ टू स्टे सेफ एंड मेंटली हेल्दी इन एन ऑनलाइन वर्ल्ड। 4 से 5 समय होगा ऑनलाइन ट्रेनिंग सत्र का, गार्डिंग योर प्राइवेसी, प्रूवन साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस। आप ई विद्या चैनल नंबर 10 पर 3:30 पर हमारे एक और सत्र को देख सकते हैं। सोशल साइंस का विषय होगा टॉपिक वाटर रिसोर्सेस। 5 बजे का सत्र चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 पर प्रसारित किया जाएगा। यह है सहयोग सत्र, कल्टिवेटिंग इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 5:30 पर हमारा विशेष सत्र नीपा NCSL प्रस्तुत किया जाएगा, लीडिंग स्कूल क्लब्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल इन कर्नाटका। आज प्रस्तुत होने वाले हमारे सभी चैनल्स पर जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे वे विशेष हैं और आपके लिए बहुत कुछ है जानकारी के लिहाज से, इसलिए आप हमारे इन सत्रों से ज़रूर जुड़ें। इस सत्र से यानी हिंदी के इस विषय से, इस सत्र से मैं सृजन आप सभी से चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।